सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में आपका लास्ट लेक्चर एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। आपने अब तक देख लिया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज क्यों की गई थी। वो इसलिए यूज की गई थी ताकि आपके पास कोई भी अननोन सब्सटेंस अगर आप ढूंढ लाओ तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सके। लेकिन एक दिक्कत आई, आपने जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके निकाला और जो सच में ऑब्जर्व हुआ उसमें कई बार डिफरेंसेस आए, और जब डिफरेंसेस आए तो इसका मतलब आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग है। और उसी को हमारा सिलेबस डिफाइन करता है एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, कि जब मासेस आपके पास नॉर्मल नहीं है। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस को निकाला कैसे जाएगा, उसकी एप्लीकेशंस कैसे होंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्क क्या पड़ेगा, वही आपको इस लेक्चर में देखना है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक तरफ और ये आई वाला फैक्टर जो उनके साथ क्लब हो जाएगा ये एक तरफ। तो यहां से न्यूमेरिकल्स आपके पास बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत आसान से बनेंगे। अब चैप्टर शुरू कर लेते हैं। आपके पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, सबको पता है, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज थी जो नंबर पे या मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। चार थी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और सबसे बेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर क्या रिक्वायरमेंट थी, ये किस कंडीशंस में आपके पास यूजफुल थी या एप्लीकेबल थी। तो पहली कंडीशन क्या थी आपके पास, सबसे पहली कंडीशन थी यहां पर आपके पास कि इन प्रॉपर्टीज के लिए जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है वो सॉल्यूशन हमेशा होना चाहिए डाइल्यूट, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के मुकाबले काफी ज्यादा हो। दूसरा, आपके पास जो भी सॉल्यूशन है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब उसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स ना हो, उसके अंदर चार्ज्ड आयंस ना हो। और तीसरा कि भाई वो ना तो एसोसिएट हो, जब सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर मिलाया है तो सोल्यूट के पार्टिकल सोलवेंट के साथ या खुद के अपने सोल्यूट के पार्टिकल के साथ ना तो वो जुड़े और ना वो टूटे आयंस के अंदर या दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर। अगर ये तीन कंडीशंस एप्लीकेबल है तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मास जो देंगी वो एग्जैक्ट प्रिसाइजली ठीक देंगी। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशंस आपके पास वेरी हुई तो बेटा जी आपका जो मास है वो अलग आएगा और जो सच में मास होना चाहिए था वो एक अलग वैल्यू होगी। सेकंड, आप इस चीज को नहीं भूल सकते कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मॉलिक्यूलर मास दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियस बात है कम रहा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम रहेगी। ये हमेशा एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो भाई आपके पास उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा। कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम। ये बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल था चीज को समझाने के लिए। नेक्स्ट अप, आपके पास अब इस मास को आपको करना है ठीक। ये कंडीशनों में भी अगर आपके पास आ जाए, इजी मेथड्स है तो आपको इनको करना है ठीक। और तो इनको ठीक करने के लिए आपने एक नया फैक्टर आया, हम क्या वेंट हॉफ लेके आए, और इस फैक्टर का नाम क्या था, वेंट हॉफ फैक्टर। डिनोट किया जाता है आई से। आई भी मैथ के अंदर भी था, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, केमिस्ट्री में भी आ गया है आई की फॉर्म में, लेकिन यहां पर ये क्या है, वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर क्या है आपके पास, वेंट हॉफ फैक्टर वो फैक्टर है जिसको अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके मॉलिक्यूलर मासेस की वैल्यू ठीक आएंगी, इररिस्पेक्टिव ये कंडीशंस फॉलो बेशक ना हो रही हो। तो अब आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई आने के बाद क्या बन जाएंगी, तो आपके पास रेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम। डेल्टा पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। और सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मुद्दे की बात है, आई तो पता चल गया, आई है क्या, इशू ये है कि आई को निकालोगे कैसे। आई की वैल्यू तो निकालनी है, हमें पता चल गया कि भाई गड़बड़ आ रही है, ये पता चल गया क्यों आ रही है। अब बात यह है कि उस गड़बड़ को सोल्व किया आई ने, अब आई को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो आई को सोल्व करने के आपके पास दो मेथड्स होंगे। कौन कौन से, एक यूजिंग मासेस, जो मास आना चाहिए था वो और जो मास आया है वो, ठीक है जी, उन दोनों का रेशियो लेके। और सेकंड है आपके पास यूजिंग अल्फा। अल्फा वर्ड आपने इक्विलिब्रियम में काफी ज्यादा सुन रखा है। अल्फा या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मॉलिक्यूल टूटते हैं तो, या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन को अगर मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो को डिनोट कर रहा है। अल्फा क्या बेटा आपके पास, आइदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब मासेस की हेल्प से आप आई को कैसे निकालोगे, तो देखो भाई, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो भी आपके पास आया है डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, आपने रिएक्शन की, नॉर्मल मॉलिक्यूलर जो होना चाहिए था, ऑब्जर्व मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया, उन दोनों का रेशियो ले लो तो आपके पास क्या जाएगा, आई। ठीक है जी, याद रखने की तरीका, क्योंकि भी नॉर्मल और ऑब्जर्व यहां तो इजी लग रहा है, हाँ भाई नॉर्मल मतलब जो हो और ऑब्जर्व जो आपने ऑब्जर्व किया है, दोनों का रेशियो ले लो, आ गया जयराम जी की। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है छोटी सी बिल्कुल कि भाई आप इसको जिस टाइम पे फॉर्मूले को लिखते हो तो भूल जाते हो। तो याद रखने की मैंने एक छोटी सी टेक्निक बनाई है भाई, आपके पास नमः ओम, क्या बेटा, नमः ओम, नमः डिवाइडेड बाय ओम। तो नमः है क्या आपके पास, नॉर्मल एम मॉलिक्यूलर मास, ओ ऑब्जर्व्ड एम मॉलिक्यूलर मास, तो नमः ओम करो आपका काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब इस वाले पॉइंट को यूज करो, आपको पता ही है अगर आपको मासेस का पता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके उल्टी होंगी। तो मतलब जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आपके पास आई, लोवरिंग आई प्रेशर के अंदर या भाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो निकल के आया, वो जो वैल्यू जो आपने ऑब्जर्व की डिवाइडेड बाय नॉर्मल जो आपके पास होनी चाहिए थी, इन दोनों का रेशियो आपके पास क्या बन जाएगा, आई। देखो भाई, उसमें नॉर्मल ऊपर था, इसमें आपके पास ऑब्जर्व ऊपर, क्योंकि भाई उल्टे हैं ना एक दूसरे के। तो नॉर्मल आपके पास वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको डिवाइड करेगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। अब ये चीज आपको निकालनी नहीं है, ये आपको 99% फॉर्मूला में दे रखी होंगी, आपको जस्ट रेशियो लेना है और आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। अब आ गया जो दूसरा मेथड क्या था आपके पास, दूसरा मेथड था यूजिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। अब आपके पास आई की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा
पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये किसके लिए था? जब मॉलिक्यूल डिसोसिएशन में जा रहे हैं। और दूसरा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, कब? जब मॉलिक्यूल एसोसिएशन में जा रहे हैं। तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिसोसिएशन के लिए है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन एसोसिएशन के लिए है। तो ये होंगी आपके पास क्या बेटा जी? आई की वैल्यू यूजिंग अल्फा। अब बात रही एन की, एन दोनों में क्या डिफाइन कर रहा है? अल्फा तो पता चल गया, एन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो यहां पर एसोसिएट हुए हैं और यहां पर डिसोसिएट हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको दे दिया CaCl2, CaCl2 टूटेगा तो क्या बनाएगा आपके पास? Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव, ये बनेगा ना जी। तो आपके पास पार्टिकल्स तो एक था लेकिन वो डिसोशिएट हुआ किसके अंदर? पानी के अंदर। तो वो जब आपके पास डिसोशिएट हुआ पानी के अंदर तो टूट के उसने क्या बनाया? आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स बनाए, 2 आपके पास है कैल्शियम के और 3 क्लोरीन के, सॉरी 2 क्लोरीन के। तो आपके पास टोटल जो आयंस बने यानी कि एन की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 3। अब आगे इसी को देखेंगे हम कि भाई हमें एन की वैल्यू कैसे पता चलेगी। एक सिंपल सी बात याद रखोगे कि भाई आपके पास एन डिसोसिएशन है और यहां पर आपके पास एन किसके लिए है? एसोसिएशन के लिए है। याद रखना आसान है भाई, जब मॉलिक्यूल ज्यादा बनी है तो 1 माइनस अल्फा तो दोनों में कॉमन है। यहां पर क्या हो गया आपके पास? जब ज्यादा बनी है तो मल्टीप्लाई, और जब जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल घटेंगे, तो भाई आपने क्या कर दिया? उसको डिवाइड। तो इस तरीके से आपके पास याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्या? दोनों में 1 माइनस अल्फा कॉमन, ज्यादा होंगे तो प्लस मल्टीप्लाई करके अल्फा, कम होंगे तो प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई एन। दैट इज इट। अब आप इसके चाहो तो नोट कर सकते हो। थैंक यू। बेटा आपने अब तक जो टॉपिक देखा उसका लास्ट पोर्शन है और उसको अब खत्म कर लेते हैं आराम से। आपने देख लिया आई की वैल्यू क्या थी? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। जब आप न्यूमेरिकल्स चेक कर रहे होगे तो आप कई जगह पे देखोगे कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू ऐसे कुछ टर्म्स आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे जो टर्म्स आपको दिखाई देंगे उनका मीनिंग क्या होगा? तो नॉर्मल वैल्यू जो है वही आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है वही क्या आपके पास है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। थ्योरेटिकल वैल्यू को ही कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोला जा सकता है। समझना इस चीज को बिना रट्टा मारे। नॉर्मल मतलब आप आराम से बैठे हो, प्रैक्टिकल करा रहे हो, आपने पहले देख लिया भाई वैल्यू आपने निकाल के देखा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना आना चाहिए CRT से, कंसंट्रेशन आपके पास थी, गैस कांस्टेंट होता ही है, टेंपरेचर आपने खुद फिक्स कर रखा है, तो आपने CRT की वैल्यू करके पाई की वैल्यू निकाली, तो वो क्या हो गया आपके पास? नॉर्मल वैल्यू। ठीक है जी, या कैलकुलेटेड वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरी से आई भाई वो आपके पास। तो मान लो भाई पाई की वैल्यू निकल के आई 2 बार एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया उसी सेटअप के अंदर तो एक्सपेरिमेंट करने पे वैल्यू आई 2.2 बार। तो सीधा सा मतलब है ना भाई, जो आपने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व किसको करोगे? एक्सपेरिमेंट को। और नॉर्मल किस चीज की है? नॉर्मल वैल्यू आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू। तो यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल थ्योरेटिकल को डिफाइन करता है या कैलकुलेटेड को डिफाइन करता है, और ऑब्जर्व जो हो रहा है, हो कौन रहा था? एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्व वैल्यू है आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। अब बात कर रहे थे एन की, क्योंकि अगर आपको एन पता चल गया क्वेश्चन में तो आसान है। अब एन के लिए आपके पास 2 केस बन गए, एक एसोसिएशन और दूसरा डिसोसिएशन। अब रही बात एसोसिएशन की, एसोसिएशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, लैंग्वेज सब कुछ करके देगी बेटा आपको। कैसे? क्वेश्चन वाला अगर बोल रहा है द फॉलोइंग स्पीशीज इज अंडरगोइंग डाइमराइजेशन, तो आप कहोगे सर एन की वैल्यू डाई मतलब 2, मर यानी कि यूनिट, डाइमराइजेशन मतलब 2 यूनिट जुड़ी, तो भाई 2 यूनिट जुड़ी तो एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2। ट्राइमराइजेशन हो गया तो वैल्यू हो गई 3, और टर्मराइजेशन या टेट्रामराइजेशन हो गया तो एन की वैल्यू हो गई 4। तो एसोसिएशन का केस बहुत सिंपल होगा, वहां क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर लैंग्वेज में स्पेसिफाई किया जाएगा कि भाई वो किस फॉर्म में जा रहा है, डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, टर्मराइजेशन, और उसी के हिसाब से आप एन की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लोगे। सेकंड पोर्शन पे डिसोसिएशन के अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा 9th की वैल्यूज की भी आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल है AB टूट के किस में जाएगा? आपके पास A पॉजिटिव में और B नेगेटिव में। सिमिलरली आपके पास कोई AB2 है, वो टूट के किस में जाएगा? A2 पॉजिटिव में और 2B नेगेटिव में। कैसे पता चला? याद करो थोड़ा सा। हाँ जी, पहली चीज, इनके नीचे सबस्क्रिप्ट में जो भी दिख रहा है आपको, यहां सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं दिख रहा तो वैसी बात है, 1 और 1 है, तो जो दिख रहा है मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर उतने ही उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के एटम्स मौजूद हैं। तो AB के अंदर एक मौजूद है, तो आपने लिख दिया A और B। AB2 के अंदर देखो A कितना आपके पास है? 1, B कितने थे? 2, लिख दो जी। ऐसे कैसे? चार्ज नहीं, पहले चार्ज नहीं, क्योंकि हमें तो n की वैल्यू चाहिए, तो आप चार्ज ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, n एग्जैक्ट पता होना चाहिए आपको न्यूमेरिकल्स में। सेकंड पॉइंट, थर्ड देखो आपके पास B कितने हैं भाई? आपके पास साफ दिख रहा है सर 2A है। B कितने हैं सर? B तो 3 है, तो क्या बन गया आपके पास? 2A बन गए और क्या बन गया? 3B बन गए। हो गया जी। लेकिन अब चार्ज भी कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 9th में आओ एक बार। 9th में मान लो आपको AlCl3 दे दिया, तो आपको भाई हमारी चैप्टर के हिसाब से साफ दिख रहा है सर Al 1 है और Cl कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? n की वैल्यू कितनी होगी? 4। मुद्दे पे सर चार्ज कैसे आया? तो 9th में आपने क्रिस क्रॉस मेथड किया था, जो भी वैलेंसीज थी, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंसी चाहे कोवैलेंसी, चार्ज हो या अनचार्ज हो, आपने क्या कहा था सर? एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, दोनों को क्रिस क्रॉस करो, तो एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा आपके पास? 1, और Cl क्या बन जाएंगे आपके पास? 3। तो अब उसी का उल्टा कर लो ना भाई। क्या? जो इसका आपके पास क्या है नंबर, वो इसका चार्ज होगा, और जो इसका नंबर है वो इसका चार्ज होगा।
देखो ना बेटा, देखो इसका नंबर कितना है, बी का 3, तो ये चार्ज किसका हो गया आपके पास, ए का। आगे वाला पॉजिटिव ही बना के चलते हैं हमेशा, पॉजिटिव। अब ए का नंबर कितना था आपके पास 2, जो ए का नंबर होगा वो बी का क्या हो जाएगा, चार्ज, तो क्या बन जाएगा 3b नेगेटिव। तो आराम से शांति से सुनो, नंबर निकालना तो बहुत ही आसान है, जो फार्मूले में दे रखा है एग्जैक्ट वही लिख दो भाई। मान लो NaCl है तो एक Na और एक Cl, मान लो MgCl2 है तो एक Mg और 2 Cl, हो गया ना जी, जो नंबर है फार्मूले के अंदर। लेकिन कोई मान लो इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए कितनी है 2 और बी कितनी है 3, बन गया जी। मुद्दे पे आओ चार्ज पे, चार्ज तो और भी आसान है, इसका नंबर जो भी बी वाला है वो इसका चार्ज ए वाले का, ए का नंबर बी वाले का चार्ज, खत्म। और यहां से आपको n की वैल्यूज दिख रही है, यहाँ पे n की वैल्यू 2, यहाँ पे 1 + 2 3, यहाँ पे 2 + 3 5, आराम से हो जाएंगी। तो अब घर से आप 3 क्वेश्चनों को, मतलब होम असाइनमेंट लगा लो, असाइनमेंट लगा लो छोटा सा, इन 3 क्वेश्चनों में आप इनको ऐसे डिसोशिएट करो, n की वैल्यूज बताओ और कोशिश करो चार्ज भी ठीक से लिखने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है, 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ईजी है काफी। नेक्स्ट लास्ट पोर्शन भाई आपके पास इस चैप्टर का, जब आपके पास मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए तो आई क्या आ गया भाई आपके पास 1 - अल्फा, डिसोशिएट हुए तो मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा को n से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। एसोसिएट हुए तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई डिवाइड कर दिया n। ये वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, ध्यान देना, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, जबकि एसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। एक एग्जांपल लेके सोच लो ना, मान लो आपके पास भाई n की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 2 तो होगी, कोई चीज टूटेगा तो कम से कम 2 हिस्से तो बनेंगे उसके। तो आप सोच के देखो, आपके पास n की वैल्यू है एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में 2, तो क्या हो गया 1 - अल्फा, n की वैल्यू की 2, तो क्या बन गया 2 अल्फा। तो आपको इसको सोल्व करो तो क्या बन गया, 2 में से 1 गया 1, 1 + अल्फा। अब मॉलिक्यूल कितना ही कम टूट रहा हो, चाहे 1% टूट रहा है तो भी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 0.01, अल्फा वही बन जाएगा। 10% टूट रहा है क्या जाएगा 10/100 0.1%, 25% टूट रहा है कितना हो जाएगा 0.25%। तो भाई इतना समझ में आ गया ना, एक में कुछ ना कुछ जुड़ेगा और एक में कितना कम जुड़ ले वो एक से तो बड़ा ही होगा। सिमिलरली अब एसोसिएशन के बाद डिसोसिएशन के केस, डिसोसिएशन के बाद एसोसिएशन के केस पे आ जाओ बेटा, वो भी ऐसा ही होगा। समझो, मान लो आपके पास कम से कम 2 मॉलिक्यूल तो चाहिए जुड़ने के लिए, मिनिमम से मिनिमम 2 मॉलिक्यूल तो जुड़ने के लिए आपको चाहिए, तो क्या होगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2, हो गया ना जी। अब अल्फा में से अल्फा/2 घट गया तो आपके पास क्या जाएगा 1 - अल्फा/2। तो भाई एक में से कुछ ना कुछ तो घटेगा, कुछ ना भी हो। अल्फा मिनिमम से मिनिमम 2 था और अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लो सिर्फ 10% ही मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी 0.2, है ना। तो सीधी बात ये समझ में आई कि भाई एक में से कुछ भी घटा तो एक से कम ही रहेगा। तो भाई एसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा <1 रहेगी और डिसोसिएशन में एक से ज्यादा, टूटा तो ज्यादा, जुड़े तो कम। अब कई बार इसका रिवर्स क्वेश्चन करा लेते हैं सीबीएसई में भी और अच्छे एग्जाम्स में भी। वो क्या करते हैं, आपसे किसी भी क्वेश्चन में आई की वैल्यू निकलवा लेते हैं किसी भी डाटा से, सीधा क्वेश्चन में आपके पास मान लो दे दिया भाई पाई की वैल्यू दे दी, भाई कंसंट्रेशन दे दी, आर और टी तो आपको ऑलरेडी गिवन है, और इसमें आई की वैल्यू निकलवा लिया आपसे किसी तरीके से, या आपसे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, आपसे आई की वैल्यू निकलवा ली। आई की वैल्यू निकलवाएगा नहीं, वो डायरेक्ट पूछेगा कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल था इसकी नेचर कैसी है। अब यहाँ पे हमारे दिमाग घूम जाता है, नेचर का क्या मतलब है, अरे कुछ नहीं है, ये रिवर्स है। हमें पता है कि आपके पास आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आई तो मॉलिक्यूल भाई पक्का टूट रहे थे, डिसोशिएट हो रहे थे, और आई की वैल्यू <1 आई तो मॉलिक्यूल पक्का आपके पास जुड़ रहे थे। तो जब वो नेचर की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि आपके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जिसका आपको मास निकालना है उनकी एक्चुअल नेचर कैसी है, जुड़ने की है या टूटने की है। मींस आइदर दे आर अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन। दैट्स इट। आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं।